मेरे सामने बैठी लड़की गोरी सफ़ेद रंगत की मालिक थी। सुनहरे बाल, बादामी आंखें, कोई कमी नहीं थी उसमें, सिवाय इसके कि वो देख नहीं सकती थी। पैदाइशी अंधी नहीं थी, लेकिन बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और इसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बताने के अनुसार उसके माँ बाप ने बाद में उसका बहुत इलाज करवाया था, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया जब तक वो 25 साल की नहीं हो जाती उसका हर इलाज लाइलाज है। 25 साल की उम्र में 10% उम्मीद है कि इसका ऑपरेशन किया जाए और इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। लेकिन ये सिर्फ एक उम्मीद थी। डॉक्टर यकीन से कुछ भी कह नहीं रहे थे। मैं उसके माँ बाप के सामने पैंट कोट पहने बैठा था। मैंने कहा, मुझे आपकी बेटी पसंद है और इससे शादी पर मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं। मेरी बात सुनकर उसके माँ बाप ने रिश्ता पक्का कर दिया। वो लड़की उम्र में मुझसे 15 साल छोटी थी। मेरी उम्र 35 साल थी और वो 20 साल की होगी। उसके साथ साथ मैं शक्ल सूरत का ऐसा मर्द था जिसे लड़कियां एक आंख भी देखना पसंद नहीं करती थीं। मेरे नए नक्श बस आम से थे। गहरी सांवली रंगत थी। बेशक मैं बहुत ही दौलतमंद अमीर आदमी था, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई भी लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होती थी। मेरी गहरी सांवली रंगत देखकर लड़कियां मुझसे नजरें फेर लेती थीं। एक हीन भावना उनके चेहरे पर आकर रुक जाती थी। मेरी गिनती तो शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन में होती थी, लेकिन मैं सिर्फ दौलत का धनी था, मगर किस्मत का धनी नहीं था। शक्ल सूरत में मेरी गिनती बदसूरत लोगों में की जाती थी। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने आप को सुधार लूं। मैं मानता हूँ रंग रूप नए नक्श देना भगवान के हाथ में होता है, लेकिन मेरा शरीर भी कुछ भरा भरा सा था। मैं खुद को फिटफाट रखने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मेरा भरा हुआ शरीर किसी भी तौर कम नहीं होता था। और फिर बिजनेस के मामले में पड़कर मैं अपने आप को समय भी नहीं दे पाता था। खाने पीने की भी कोई रूटीन न थी। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। माँ बाप के मरने के बाद मैंने अपने छोटी बहन और अपने छोटे भाई की शादी की थी। सब अपने अपने घरों में सेट थे और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे बहन भाई का कोई सहारा नहीं था, इसीलिए मुझे ही उनका सहारा बनना पड़ा था। और उनका सहारा बनते बनते मेरी उम्र 35 साल हो गई थी। तब जाकर मुझे भी जिंदगी में एक साथी की जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन कोई भी लड़की मुझे अपना जीवन साथी बनाने को तैयार ही नहीं होती थी। मैंने कई रिश्ते कराने वालियों से भी कह रखा था, लेकिन सबकी तरफ से मुझे मायूसी ही मिली थी। इसीलिए अपनी शादी के लिए मैंने खुद ही कोशिश शुरू कर दी थी। शुरू शुरू में तो मैंने अपने जैसे ही अमीर लोगों में रिश्ता देखना शुरू किया था तो साफ इनकार सुनने को मिला था। फिर मैंने मिडिल क्लास घराने की लड़कियां देखनी शुरू की, लेकिन वो लड़कियां भी साफ मुंह पर इनकार करके चली जाती। जिस तरह एक लड़की के लिए इनकार सबसे बड़ा दर्द बनता है, उसी तरह मर्द के लिए भी तकलीफ का कारण बन जाता है। मैं हीन भावना का शिकार हो चुका था, इसलिए थक हार कर मैंने शादी करने का इरादा ही छोड़ दिया था। मगर इस लड़की को देखकर मैं पहली ही नज़र में अपना दिल इस पर हार बैठा था। पहली बार मैंने उसे अपने बंगले के करीबी पार्क में देखा था। सुबह सुबह मैं वहां पर जॉगिंग करने गया था और ये लड़की वहीं बेंच पर बैठी थी और बेहद घबराई हुई सी लग रही थी। बार बार दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ रही थी। पहले तो मैं एक नज़र देखकर अपनी नज़र उससे हटा गया था, लेकिन जब मैं दूसरा राउंड लगाकर आया तब भी वो लड़की वहीं पर बैठी थी और इस बार तो आंसू बहा रही थी। मैं उसे देखकर रुक गया था। पिछले 15 से 20 मिनट से वो लड़की एक ही पोजीशन में उसी बेंच पर बैठी थी और अब जब मैं चक्कर काट कर आया तो अब वो रो भी रही थी। रो रो कर उसकी बादामी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने झिझकते हुए उसके करीब पहुंचा था। मैंने कहा, आप क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर वो एकदम से चौंक उठी थी। मेरी तरफ उसने अपनी गर्दन मोड़ी थी और अपने पास रखी स्टिक अपने हाथ में पकड़ ली। कहने लगी, मेरा भतीजा मुझे यहाँ बिठाकर ना जाने कहाँ चला गया है। कहने लगा था, बुआ आप यहीं बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बैठी हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा, तो आप खुद ही उसे ढूंढ लें। कहने लगी, कैसे ढूंढ लूँ, मुझे नज़र नहीं आता। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी, साथ ही साथ दुख भी हुआ था। कुछ पल के लिए मैं उसे देखता रह गया। वो लड़की बहुत खूबसूरत और हसीन थी, लेकिन देख नहीं सकती थी। ये देखकर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ था। मैंने कहा, आप अपने भतीजे का नाम बताइए, मैं गार्ड से कहकर ऐलान करवा देता हूँ, वो जहाँ भी होगा आपको लेने आ जाएगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि वो बहुत ही शरारती है, मुझे लगता है वो जानबूझकर मुझे छोड़कर चला गया है। ये सुनकर मैं कुछ परेशान सा हुआ था। मैंने कहा, आपको अपने घर का पता मालूम है? कहने लगी, मुझे नहीं पता, वो तो मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर यहाँ लाया था। कहने लगा, आपको हलवा पूरी का नाश्ता करवाता हूँ, लेकिन ना जाने कहाँ चला गया।
मैंने कहा, अगर आपको अपने घर का पता मालूम हो तो मैं आपको छोड़ देता। कुछ देर सोच विचार कर उसने मुझे अपने इलाके का नाम बताया था। मैं गाड़ी साथ लेकर आया था। मैंने कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका हाथ थाम कर आपको अपनी गाड़ी में बैठा सकता हूँ। वो कहने लगी, आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा दें, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उसका हाथ थाम कर उसे पार्क से बाहर ले आया। उसका सफ़ेद दूधिया हाथ मेरी गहरी सांवली रंगत वाले हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोयले की कान से हीरा निकल रहा हो, जगमगाता हुआ, चमकता हुआ। न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था ये हाथ हमेशा हमेशा मेरे हाथ में रहे, लेकिन मैंने ठंडी आह भरी थी। मैंने उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने में मदद की और उसी इलाके में पहुंच गया जहां उसने मुझे पता बताया था। फिर वो मुझे अंदाजे से करीबी मंदिर के बारे में बताने लगी कि मेरे पापा रोजाना सुबह सवेरे उस मंदिर में आरती करने आते हैं। आप किसी से भी पूछे कि वो मंदिर कहाँ है। मैंने आने जाने वाले लोगों से मंदिर के बारे में पूछा तो आसानी से मुझे मंदिर का पता मिल गया। वहीं से उसके पापा का नाम पूछते हुए मैं उस लड़की के घर तक पहुंच गया था। अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर मेन दरवाजे पर मैंने दस्तक दी तो एक अधेड़ उम्र औरत घर से बाहर निकली थी। मैंने उस औरत को गाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? वो औरत उस लड़की को देखकर कहने लगी, हाँ, ये तो मेरी बेटी है। आपके साथ क्या कर रही है? आपको कहाँ से मिली? अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वो लड़की भी बेचैन हुई थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल ढूंढने लगी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। वो लड़की अपनी माँ के साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी, विशाल मुझे पार्क में छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया। मुझसे कहने लगा कि बुआ थोड़ी देर में आता हूँ। अम्मा, मैं वहाँ अकेली थी, मुझे डर लग रहा था। उसकी माँ कहने लगी, ये लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। फिर उन्होंने विशाल को पुकारा तो एक 15 साल का लड़का घर से बाहर निकला, साथ ही साथ हंस रहा था। उस औरत ने मेरा धन्यवाद किया। मैं वापस अपने घर आ गया, लेकिन उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों में जैसे समा सा गया था। मेरे माँ बाप जिंदा न थे और बहन भाई की शादी मैं कर चुका था। मेरी एक बहन दुबई में रहती थी और भाई कनाडा में शिफ्ट था। बहन दुबई से हिंदुस्तान आई थी। मैंने जब अपनी बहन से अपनी शादी के लिए उस लड़की के घर रिश्ता ले जाने के लिए कहा तो मेरी बहन कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसी भी कौन सी कमी है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें अंधी लड़की से शादी करनी है? मैंने कहा, आप लोग जानते हैं कि मुझ में क्या कमी है। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी, ऐसी भी कोई बुराई नहीं है तुम्हारे अंदर। हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ तो रहे हैं, जल्दी ही हम बहुत ही खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। विकास आसान नहीं होता किसी अंधी लड़की के साथ गुजारा करना। मुझे तो लगता था जैसे मेरे बहन भाई चाहते ही नहीं कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैं जो भी कमाता था किसी न किसी बहाने से मेरे बहन और भाई मुझसे पैसे मांग लेते थे। कहते थे, तुम अकेले हो, इतने सारे पैसों का क्या करोगे? हम घर बार वाले हैं, हमारे 100 खर्चे होते हैं। मैं भी उन दोनों पर दिल खोल कर खर्च करता था। शायद यही वजह थी कि वो लोग कभी भी मेरी शादी को लेकर सीरियस नहीं हुए थे, मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए तैयार न थे। हाँ, मेरा दिल रखने के लिए 1-2 बार इधर उधर मुंह मार लेते थे, लेकिन आकर कह देते कि लड़की वाले राजी नहीं हैं। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, हम किसी दूसरी लड़की की तलाश करेंगे। और मैं भी उन लोगों की बातों में आ जाता था। अपनी बहन और भाई की जिम्मेदारी निभाते निभाते मेरी ये उम्र हो गई थी। मेरे बहुत ज़्यादा जिद करने पर मेरी बहन मेरे साथ उस लड़की के घर रिश्ता मांगने चली गई। उसके माँ बाप पहले तो बहुत हैरान हुए मुझे देखकर। उसके पापा के चेहरे पर कुछ मायूसी छाई थी, लेकिन उसकी माँ खुश थी। कहने लगी, हमारी बेटी पैदाइशी अंधी नहीं है, हम इसका इलाज 25 साल की उम्र के बाद करा सकते हैं। मुमकिन है कि इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन डॉक्टर पूरी तरह से विश्वास से नहीं कह रहे। मैंने कहा, मैं आपकी बेटी का खुद इलाज कराऊंगा और अगर वो ठीक होती है तो अच्छी बात है, अगर वो ठीक नहीं होती तब भी मैं पूरी ज़िंदगी उसका साथ निभाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसकी माँ फौरन राजी हो गई। उसके पापा ने भी इनकार तो नहीं किया था, लेकिन खामोश थे। शायद मेरी गहरी सांवली रंगत और मेरा भरा भरा शरीर देखकर उन्हें मैं कुछ खास पसंद नहीं आया था। लेकिन खामोश होने की वजह यह थी कि अंधी लड़की से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। उनका एक बेटा था, उसके एक 15 साल का बेटा था और हर वक्त अपनी बुआ को तंग करता रहता। उसके अंधे होने का नाजायज फ़ायदा उठाता था। कभी उसे किसी पार्क में छोड़ देता तो कभी किसी मार्केट में। वो बेचारी रोती और परेशान होती रहती। 2-3 घंटे गुजरने के बाद उसे लेकर आता। वो लड़का भी इकलौता था और अपने माँ बाप का लाडला था, इसीलिए उसके भाई और भाभी किसी को भी उस बच्चे को डांटने नहीं देते थे और ना ही उसकी ऐसी शरारतों पर उसे मना करते थे। इसीलिए वो बिगड़ गया था और इस तरह की गलत हरकतें करता था। खैर, मेरा रिश्ता तानिया से हो गया था।
मैंने अपनी शादी पर अच्छा खासा इंतजाम करवाया था, दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। तानिया की शादी का लहंगा भी 5 लाख से कम का ना था। दुल्हन के जोड़े में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विदाई के बाद मेरी बहन ने उसे मेरे कमरे में बैठा दिया। सब लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे। जब मैं अपने कमरे में आया तो वो काफ़ी नर्वस लग रही थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसके हाथ इस वक्त काफ़ी ठंडे हो रहे थे। चेहरे पर एक अजीब सी बदहवासी छाई हुई थी। मैंने खीरे की अंगूठी उसके हाथ में पहनाई थी, जिसे वो देख तो नहीं सकती थी लेकिन छूकर महसूस कर सकती थी। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई थी। कहने लगी, आपने मुझसे शादी क्यों की? आपको तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बताया था कि आप बहुत अमीर हैं, खूबसूरत भी हैं। आपको तो कोई भी अच्छी खूबसूरत लड़की मिल जाती। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ था और कुछ परेशान भी हुआ। उसके माँ बाप ने उसे ये क्यों कहा कि मैं खूबसूरत हूँ? दौलतमंद था लेकिन खूबसूरत बिल्कुल नहीं था। इससे पहले मैं उसे सच बताता, वो कहने लगी, मुझे सांवली रंगत वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं पैदाइशी अंधी नहीं हूँ, इसीलिए मैं सब देख सकती थी। तभी मुझे खूबसूरत लोग ही अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं खुद कितनी खूबसूरत और हसीन हूँ। अपने बचपन का चेहरा याद करके मैंने ख्यालों में अपनी एक तस्वीर बना रखी है। अगर मैं वैसी ही हूँ तो मैं बेहद हसीन हूँ, इसलिए मुझे हसीन लोग ही अच्छे लगते हैं। फिर कहने लगी, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपको देखूं, क्योंकि मेरी माँ ने आपकी बहुत तारीफ़ें की थीं कि तुम्हारा पति तो लाखों में एक है, बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। शादी की पहली रात थी। मैं उसके साथ उसी की तरह की बातें करता रहा, उसका दिल बहलाता रहा। मैंने उसे किसी भी बात पर इनकार नहीं किया था। मैं अपनी सुहागरात बर्बाद करना नहीं चाहता था। तानिया की संगत पाकर मैं बेहद खुश था और वो भी मुझसे बेहद खुश थी। हम एक दूसरे में समाकर दुनिया जमाने के गमों को भूल चुके थे। अगले दिन जब मेरी सास अपनी बेटी से मिलने आई तो मैंने उनसे अलग में जाकर बात करने का इरादा किया। मैंने उनसे पूछा कि आपने तानिया से झूठ क्यों बोला? आपने उसे ये क्यों कहा कि तुम्हारा पति बहुत खूबसूरत है? वो कहने लगी, मेरी बेटी पैदाइशी अंधी नहीं है, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। उसकी बचपन से ही आदत है कि उसे खूबसूरत चीज़ें पसंद आती हैं। वो तो अपने खिलौने भी लेती थी, तब भी एक एक चुन चुन कर उठाती थी। कहीं भी किसी भी टॉय में अगर दाग होता तो वो उस खिलौने को दूर फेंक देती थी। यहाँ तक कि उसे हाथ भी नहीं लगाती थी। अगर उसके पुराने खिलौने में भी अगर दाग लग जाता तो उन्हें भी फेंक देती थी। अगर मैं उसे सच बता देती तो वो शादी से इनकार कर देती। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी से कोई भी शादी नहीं करता। मैं नहीं चाहती थी ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाए। और वैसे भी मेरी बेटी को कुछ भी नज़र नहीं आता और मुझे लगता है कि वो कभी भी देख नहीं पाएगी। डॉक्टर ने सिर्फ 10% चांस बताए हैं, बाकी 90% चांस हैं कि उसकी आंखें ठीक नहीं होंगी। इसीलिए मुझे तुम्हारा रिश्ता सही लगा था। तुमने सब कुछ सर्च जानने के बाद ही तानिया को पसंद किया था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो और कैसे नहीं। तुम तानिया से कुछ भी मत कहना, उसे यही महसूस होने देना कि तुम बहुत हैंडसम और खूबसूरत हो। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, ठीक ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है। शादी के फौरन बाद मैं तानिया को सिंगापुर ले गया। वहाँ के खूबसूरत नज़ारे वो देख तो नहीं सकती थी लेकिन महसूस कर सकती थी। वहाँ 15 दिन रुकने के बाद वहाँ से हम फौरन नैनीताल के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि तानिया का सपना था कि वो नैनीताल की खूबसूरत वादियों को देखना चाहती है। मैंने उसकी बात को मानते हुए उसे नैनीताल भी लेकर आया था। मैं उसे एक एक मंजर बताता था जिसे सुनकर वो उसी मंजर में खो जाती थी। मेरे कंधे पर सर रख देती, मेरे गले में अपने बाजू डाल देती, मुझे बेहद मोहब्बत जताती थी। मैं बहुत खुश था। कभी कभी मुझसे कहती, विकास मेरा दिल चाहता है कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए ताकि मैं भी यहाँ के नज़ारे देख सकूँ। मुझे खूबसूरती बहुत लुभाती है, मुझे ये हसीन नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी उतरी थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, तानिया, मैं हूँ ना तुम्हारी आंखें। तुम्हें एक एक मंजर ऐसे बताऊंगा कि तुम्हें लगेगा तुम देख रही हो। और फिर ऐसा ही होने लगा था। मैं तानिया की आंखें बन गया था। जहाँ भी उसे लेकर जाता उसे एक एक मंजर बताने लगता और वो भी मेरी बातों में खोने लगती। 1 महीने तक हम लोग खूबसूरत वादियों में घूमते रहे थे। जब हनीमून से वापस आए तो तानिया बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद मैं उसे शॉपिंग पर लेकर गया। वहाँ मुझे एक ब्लैक कलर की साड़ी तानिया के लिए बहुत पसंद आई। मैंने उसे जब वो साड़ी दी और उसने मुझसे उसका कलर पूछा तो मैंने कहा, ब्लैक कलर की है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। ब्लैक कलर सुनते ही उसने साड़ी लेने से साफ मना कर दिया।
कहने लगी, मुझे काला रंग पसंद नहीं है, सख्त नफरत है इस रंग से। तानिया की इस बात को सुनकर मेरा दिल धक से हुआ था, लेकिन मैंने जल्दी ही इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया था और मैंने उसकी पसंद की एक पिंक कलर की साड़ी उसे लेकर दी थी। खैर, तानिया को पाकर मैं बेहद खुश था। समय यूं ही गुजरने लगा था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरी मोहब्बत तानिया से बढ़ती ही जा रही थी। 5 साल का समय गुजर गया था और मेरा ये हाल था कि मुझे अपना आप और अपना घर तानिया के बगैर अब अधूरा लगने लगा था। वो जब भी अपने मायके रहने जाती तो मैं पीछे से उदास हो जाता। खैर, हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। एक दिन तानिया मुझसे कहने लगी, विकास, मैं अब 25 साल की हो गई हूँ, इसलिए अब डॉक्टर से बात करो और मेरा ऑपरेशन करवा दो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं अपनी आंखों से सबसे पहले तुम्हें देखूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से हुआ था। मैंने उसकी बात को टालने लगा, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती तो उसकी मोहब्बत मेरे लिए ख़त्म हो जाती। वो शायद मुझसे नफरत करने लगती। मेरी शादी की एनिवर्सरी थी। मैंने तानिया से कहा कि वो मुझसे क्या गिफ्ट चाहती है। कहने लगी, अच्छा बताओ, अगर जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। मैंने वादा कर लिया। कहने लगी, मुझे अपनी आंखों की रोशनी वापस चाहिए। आप मेरा ऑपरेशन करवा दें। मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आप कितने खूबसूरत हैं। आपके चेहरे को गौर से देखना चाहती हूँ। मैं उसके चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि अब क्या करूं। मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी वो। 5 सालों में उसने मेरा ख्याल खूबसूरत और हैंडसम नौजवान का बांध रखा था। अगर मुझे देखती तो ना जाने उसका रिएक्शन क्या होता। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे देखे और मुझसे नफरत करे, लेकिन उसकी बात भी नहीं टाल सकता था। खैर, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बहुत ही उम्मीद भरा जवाब दिया था। कहने लगा, आपकी पत्नी ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे ये खबर सुनकर खुशी नहीं हुई थी। मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा। तानिया मुझे देखकर शायद मेरे साथ रहना भी पसंद ना करे। जिस दिन उसका ऑपरेशन था उसी दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गया था। मैंने उस दिन अपने घर से अपनी सारी तस्वीरें छुपा दी थीं। नौकरों को भी अच्छे से समझा दिया था कि उन्होंने आगे क्या करना है और क्या नहीं। वो मेरी बात सुनकर मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मेरे हुक्म के गुलाम थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। तानिया का ऑपरेशन हो चुका था। मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपकी पत्नी का ऑपरेशन कामयाब हुआ है और वो इस वक्त आपको बुला रही है। मैंने तानिया से फ़ोन पर बात की। मैंने उससे कहा, तानिया, मुझे अचानक कनाडा अपने भाई के पास जाना पड़ गया है, क्योंकि मेरे छोटे भाई की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं 1 महीने से पहले वापस नहीं आ सकता। ये सुनकर वो मुझसे लड़ने लगी। कहने लगी, आप कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं। मैंने कहा, तानिया, बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं भी चाहता था कि ऑपरेशन के बाद तुम्हारी आंखें ठीक हों तो सबसे पहले तुम मुझे देखती। लेकिन तानिया, ये भी तो सोचो, मेरा भाई भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी हालत इतनी ख़राब न होती तो मैं कभी भी कनाडा न जाता। मेरी बात सुनकर वो भी थोड़ा थोड़ा मेरी बात को समझ गई थी। मैंने कहा, बस 1 ही महीने की बात है, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। 2 दिन बाद ड्राइवर के साथ वो घर आई थी। जब लॉन्च के अंदर आई तो मैं एक पुराने से कपड़े पहने वहाँ खड़ा था, बिल्कुल एक नौकर के हुलिये में। मुझे देखकर पूछने लगी, तुम कौन हो। मैंने अपनी आवाज़ बदल कर कहा कि मैं साहब जी का नौकर हूँ। उन्होंने मुझे ख़ास आपके लिए रखा है ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं। वो सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर मुझे देखते ही हीन भाव आने लगे थे, जिसे देखकर मुझे दुख हुआ था। कहने लगी थी कि मेरे पति को मेरी आदत का अच्छी तरह पता है कि मुझे बदसूरत लोगों से नफरत है, फिर भी विकास ने मेरे लिए तुम जैसे नौकर को चुना। उसकी बात ने मेरा दिल तोड़ दिया था। वो अपने कमरे में चली गई थी। मैंने एक जूस का गिलास लिया और बहाने से उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो इस वक्त तो अलमारी की दराज खोलकर ना जाने क्या तलाश कर रही थी। मैंने जूस साइड टेबल पर रख दिया। मैंने कहा, मैडम जी, आप क्या ढूंढ रही हैं, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैं मालिक का बहुत ही वफादार नौकर हूँ। ये बात सुनकर वो कहने लगी, मुझे तुम्हारे मालिक की तस्वीर देखनी है, लेकिन मुझे उनकी यहाँ एक भी तस्वीर नज़र नहीं आ रही, ना अपनी शादी की और ना ही उनकी कोई पुरानी तस्वीर। हालांकि विकास तो मुझसे कह रहा था कि इस कमरे में हमारी शादी की तस्वीर लगी है। उसकी आंखों में मुझे देखने की ताब थी, बेताबी थी, बेचैनी थी। मैंने कहा, मुझे तो इन चीज़ों की खबर नहीं मैडम जी, लेकिन आप साहब को क्यों देखना चाहती हैं। वो कहने लगी, 5 सालों में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और मुझे बड़ी इच्छा है कि मैं अपने पति को देखूं। वो देखने में कैसा है। मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत हैंडसम है। मैंने कहा, मालिक 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे तो आप देख लेना, फिलहाल तो आप ये जूस पी लें। ये कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो वो कहने लगी, बात सुनो ज़रा। मैंने कहा, जी,
कहने लगी, तुमने तो देखा है ना अपने साहब को, मुझे बताओ वो कैसे हैं। मैंने कहा, मैडम जी मैं उनका वफादार और नमक हलाल नौकर हूँ, मुझे तो वो हर हाल में अच्छे ही लगेंगे, मैं तो उनकी तारीफ ही करूँगा। मैं नहीं जानता आपके नज़दीक अच्छे होने की कसौटी क्या है, अंदरूनी खूबसूरती या फिर इंसान के बाहरी दिखावे की खूबसूरती। ये बोलकर मैं कमरे से बाहर निकल आया था। मैं अब तानिया का हर तरह से ख्याल रख रहा था, लेकिन मुझे अपना कारोबार भी देखना था, इसलिए दिन के वक्त मैं ये बहाना करके चला जाता कि मुझे मालिक के ऑफिस के मामले भी देखने होते हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है और सब काम मुझ पर छोड़ रखे हैं। जब मैं ऑफिस जाता तो वहाँ जाकर तानिया को कॉल करता और विकास बनकर उससे बात करता। वो कहती, मुझसे वीडियो कॉल पर बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, आखिर तुम क्यों मेरे सामने नहीं आते। जब से हमारी शादी हुई है मेरी बस यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें देखूं, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं आते। मैं उसे कहता, बस 1 महीने की बात है, मैं आऊँगा तो सारी ज़िंदगी हमने साथ ही गुजारनी है। जहाँ तुमने इतना सब्र कर लिया वहाँ कुछ दिन और कर लो। मैं चाहता हूँ कि मैं जब तुम्हारे सामने आऊँ तो उसी समय तुम मुझे देखो, वीडियो कॉल पर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। रात को जब मैं घर आया तो तानिया नौकरों पर चिल्ला रही थी, कह रही थी, ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे साहब की एक भी तस्वीर इस घर में मौजूद ना हो। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ नौकर मुझे देखने लगे। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वो सब लोग चुपचाप तानिया की बात सुन रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। बस वही कहे जा रही थी कि मुझे कोई भी एक तस्वीर अपने मालिक की ढूंढ कर ला कर दो। मैं पूरा घर देख चुकी हूँ, मुझे कहीं भी विकास की तस्वीर नज़र नहीं आ रही। वो क्यों मुझे अपना आप छुपाना चाहता है। उसकी बेचैनी और बेताबी देखकर मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, मैडम जी मालिक बहुत अच्छे हैं और खूबसूरत भी बहुत हैं, बस देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। आप क्यों नौकरों के साथ लड़ रही हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बातों में बहलाया था। उसके ख्यालों में अपना वही नक्शा खींच रहा था जो उसकी माँ ने उसके दिमाग में बनाया था। हालांकि मैं ये जानता था कि ये सब कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। एक बार मैं रात को इतना ज़्यादा बेचैन हुआ कि सोते हुए मेरी आँख खुल गई। मैं उठकर बैठ गया। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। रो रो कर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी पत्नी के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। तू सबसे बड़ा है भगवान, तू सब कुछ कर सकता है, तेरी कृपा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं। रिश्तों की डोर तेरे हाथ में है, रंग रूप कोई भी अहमियत नहीं रखता। हे भगवान, तू जानता है कि मैं तानिया को कितना चाहता हूँ, उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसे खूबसूरत मर्दों से मोहब्बत है और मैं बदसूरत हूँ। ये कहते हुए मेरे आंसू बह रहे थे। एक मर्द के लिए ये बात बहुत दर्दनाक होती है कि उसकी पत्नी उसे देखकर मुंह फेर ले। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद मुझे नींद आई थी और मैं सो गया था, लेकिन सुबह मेरी आंख तानिया के शोर पर खुली थी। वो न जाने किस बात पर नौकरों पर चिल्ला रही थी। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो कहने लगी, तुम्हारे साहब का मुझे फ़ोन आया है, वो आज रात को ही वापस आ रहे हैं, इसलिए उनकी पसंद का सारा खाना 8 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। ये बात सुनकर मैं जितना भी हैरान होता उतना कम था। आखिर उसने किससे बात की थी, कौन था जो आ रहा था। मुझे देखकर कहने लगी, तुम्हें एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, विकास कह रहे थे कि वो खुद ही आ जाएंगे। मैं तो उसकी बातें सुनकर परेशान हुआ था। आज उसने ब्लैक साड़ी पहनी थी, तैयार भी बहुत अच्छे से हुई थी। उसे इतना सजा सबरा देखकर मैं हैरान हुआ था। मुझसे कहने लगी, फूलों के गजरे लाकर दो, मुझे विकास को बहुत पसंद हैं। ये सुनकर मैं उसे देखे जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये सब चक्कर क्या है। जैसे जैसे समय बीत रहा था मैं परेशान होता जा रहा था। रात को ठीक 8 बजे एक हैंडसम सा लड़का हमारे घर में दाखिल हुआ था। उसे देखकर मैं हैरान था, लेकिन तानिया विकास कहते हुए उसकी तरफ लपकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़के के गले लग जाती, मैंने उसे हाथ से पकड़कर उसे रोका था और उस लड़के को बड़े गुस्से से घूरा था। तानिया कहने लगी, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। विकास, देखो अपने नौकर को। मैंने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़का कहने लगा, मैं विकास हूँ और इस घर का मालिक हूँ। मैंने कहा, शट अप, विकास मैं हूँ और इस घर का मालिक भी मैं हूँ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं गुस्से से गुर्राकर बोला था। मेरी बात सुनकर वो लड़का तानिया से कहने लगा, आपका काम हो गया मैडम जी, मेरी फीस मुझे दें ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। ये सुनकर मैंने हैरत से तानिया को देखा था। ये सारा ड्रामा तानिया का रचाया हुआ था और अपने पर्स से वो पैसे निकाल कर अब उस लड़के को दे रही थी। पैसे लेकर वो लड़का जा चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा वैसा भी कुछ कर सकती है।
सच उसके सामने खुलकर आ चुका था और मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, इसलिए सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं जानता था वो रोएगी धोएगी, मुझसे तलाक मांगेगी, मुझसे अपनी नफरत का इजहार करेगी। लेकिन वो कमरे में आई, कमरे को जोरदार धक्के से बंद किया था कि मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। मैं सोच रहा था आखिर उसे क्या जवाब दूंगा। वो मेरे पास आई, गुस्से से कहने लगी, क्यों झूठ बोला था मुझसे कि आप विदेश गए हैं? क्यों मेरे सामने एक नौकर बनकर आए थे? आपको क्या लगता था मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगी? मैंने अपनी आंखों के बिना रोशनी के भी आपके एक एक नक्श को छूकर अपने दिल की आंखों से आपको देख लिया था। मैं जानती थी कि आप कैसे हैं, मैंने आपको पहले ही महसूस कर लिया था। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको देखकर आपको धिक्कार दूंगी? ऐसे इंसान को जिसकी आंखों से मैंने दुनिया को देखा था। वो रोए जा रही थी और मैं उसे हैरत से देख रहा था। कहने लगी, विकास मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी रंगत सांवली है। ये कहकर वो मेरे सीने से लग गई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे नई जिंदगी दी हो। मैंने भी कसकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।